क्या आपने कभी सोचा है कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश है या चीन का हिस्सा? और क्या यह सच है कि तिब्बती महिलाओं को शादी से पहले 20 पुरुषों के साथ रहना पड़ता है? दुनिया की छत के रूप में जाना जाने वाला तिब्बत, वहां गोवर्धन को धन के प्रतीक के रूप में क्यों माना जाता है? पर्यटक गोवर्धन के उपले के लिए क्यों शिकार करते हैं? इसका स्वाद कैसा होता है? और क्या यह सच है कि तिब्बती शायद ही नहाते हैं, कभी कभी महीनों तक नहाए बिना रहते हैं? हमारे साथ यात्रा के अंत तक रहें, क्योंकि आज के वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। चीन के विशाल चिंघाई तिब्बत पठार पर स्थित तिब्बत समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यह शानदार क्षेत्र लंबे समय से अन्वेषकों की कल्पना को आकर्षित करता रहा है। कई लोग तिब्बत को मंगोलिया के साथ भ्रमित करते हैं, क्योंकि उनके लोगों के पहनावे और जीवन शैली में स्टेपीज पर समानताएं हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। तिब्बत न तो एक स्वतंत्र देश है और न ही मंगोलिया का हिस्सा है। तिब्बत वास्तव में चीन का एक अद्वितीय क्षेत्र है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बंटा हुआ है, जिसमें तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और विभिन्न प्रांत शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत के पास स्वतंत्रता के कुछ समय थे, लेकिन यह शक्तिशाली चीनी और मंगोलियाई राजवंशों के तहत भी आया था। तिब्बत को उसके विशाल हिम और ताजे पानी के भंडार के कारण दुनिया का तीसरा ध्रुव कहा जाता है। इसमें पृथ्वी पर सबसे बड़े ताजे पानी के भंडार हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाद आते हैं। तिब्बत की नदियां जैसे शक्तिशाली यांगत्सी और मेकोंग एशिया के अधिकांश हिस्सों के लिए जीवन रेखा बनती हैं, जो महाद्वीप भर में लाखों लोगों को पानी उपलब्ध कराती हैं। 1,200,000 वर्ग किलोमीटर के प्रभावशाली क्षेत्रफल के साथ तिब्बत चीन के कुल क्षेत्रफल का 8वां हिस्सा बनाता है। इसे परिप्रेक्ष्य में समझाने के लिए, यह दक्षिण अफ्रीका देश से भी बड़ा है। तिब्बत का विशाल खुला भूभाग, ऊंचे पर्वत और इस पवित्र भूमि की आध्यात्मिक आभा इसे दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में से एक बनाते हैं। जब आप तिब्बत के बारे में सोचते हैं तो शायद बटर चाय का ख्याल सबसे पहले आता है। यह समृद्ध और पौष्टिक पेय सदियों से पठार पर एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, न केवल इसके स्वाद के लिए, बल्कि तिब्बत की कठोर सर्दी में लोगों की जीवित रहने की क्षमता के लिए भी। बटर चाय में महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, जो इस कठोर जलवायु में जीवन रेखा का काम करती है। क्या आपने कभी बटर चाय का स्वाद लिया है? अपने विचार और अनुभव टिप्पणियों में शेयर करें। जबकि वियतनाम के थाई हुआन जैसे क्षेत्र अपनी चाय के लिए प्रसिद्ध हैं और चीन सालाना लगभग 3 मिलियन मीट्रिक टन चाय उत्पादन करके दुनिया में अग्रणी है, तिब्बत में खुद चाय नहीं उगाई जा सकती। हालांकि तिब्बत के पास पृथ्वी के तीसरे सबसे बड़े जल और बर्फ के भंडार हैं, तिब्बत की जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वे इसे कैसे प्राप्त करते हैं? तिब्बती लोग सदियों से भारत से आयातित चाय पर निर्भर रहे हैं। ये आयात केवल पास के सीमा पर नहीं छोड़े जाते थे। इन्हें एक प्रसिद्ध व्यापार मार्ग पर 4000 किलोमीटर की यात्रा करके लाया जाता था, जो प्रसिद्ध रेशम मार्ग से भी बड़ा था। कल्पना करें कि आप तिब्बत के एक पर्वतीय क्षेत्र में खड़े हैं, जहां रंगीन ध्वज हवा में झूल रहे हैं। ये हैं लंगटा प्रेयर फ्लैग्स, जो तिब्बती संस्कृति के प्रतीक हैं और जिन पर प्राचीन मंत्र लिखे होते हैं। हवा इन ध्वजों के माध्यम से सुख, शांति और समृद्धि की आशीर्वाद को पूरे क्षेत्र में फैलाती है। प्रत्येक ध्वज के केंद्र में एक पवन घोड़ा होता है, जो बौद्ध धर्म के 3 अमूल्य रत्नों बुद्ध तवजा तदरतन्य बुद्ध धर्म और संघ का प्रतीक है। पवन घोड़े के चारों ओर 4 पवित्र जानवर होते हैं। गरुड़, जो ज्ञान का प्रतीक है, ड्रैगन, जो शक्ति का प्रतीक है, बाघ, जो आत्मविश्वास का प्रतीक है, और हिमशेर, जो साहस का प्रतीक है। यदि आप कभी एक लंगटा ध्वज जमीन पर पड़े हुए देखें तो उस पर कदम न रखें, इसके बजाय इसे ध्यान से उठाएं और कहीं ऊंचा लटका दें। यदि संभव हो तो आप इसे एक स्थानीय परिवार को भी दे सकते हैं। ये ध्वज केवल विशेष शुभ दिनों पर लटके जाते हैं, क्योंकि इन्हें गलत दिन पर लटकाना अशुभ माना जाता है। जितना अधिक समय ये ध्वज रहते हैं, उतने अधिक बाधाएं वे आकर्षित करने माने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से लंगटा ध्वज हिमालय क्षेत्र में इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्हें एक समय पर मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। दरअसल जब कोई बेटा शादी करता तो वह एक लंगटा ध्वज लेकर आता था, जो इस परंपरा का प्रतीक था कि इन ध्वजों का मूल्य किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक था। क्या तिब्बत में गोवर्धन का गोबर धन का प्रतीक है? असल में इसका कारण क्या है? इसे जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। यदि आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं,
यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। इसके बदले हम वादा करते हैं कि हम इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाएंगे। क्या हमारा समझौता हो गया? कई यात्री तिब्बत में पहली बार उन घरों को देखकर चौंक जाते हैं जिनकी दीवारों पर गोवर्धन गोबर के बड़े बड़े पैच लगे होते हैं, जबकि अधिकांश लोग गोबर को उर्वरक के रूप में मानते हैं। तिब्बत में इसका एक गहरा अर्थ है। जितना अधिक गोवर्धन गोबर किसी घर की दीवारों पर होता है, उतना ही अधिक माना जाता है कि उस परिवार के पास संपत्ति है। यह समृद्धि का स्पष्ट प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि परिवार के पास मवेशियों की बड़ी संख्या है। इस उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जहां पतली हवा और ठंडी तापमान के कारण पेड़ उगाना लगभग असंभव हो जाता है, लकड़ी की भारी कमी होती है। निचले इलाकों के विपरीत यहाँ के लोग याक गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। सूखी जलवायु के कारण गोबर जल्दी सूख जाता है, और क्योंकि तिब्बत में याक शुद्ध पानी, घास और कभी कभी औषधीय जड़ी बूटियों जैसे कॉर्डिसेप्स खाते हैं, उनके गोबर में एक सुखद खुशबू होती है, जैसे सूखी जड़ी बूटियां। सबसे खास बात यह है कि गोवर्धन गोबर के केक का एक प्रकार है जिसे लिस्टिचोका कहा जाता है। यह केक गोवर्धन गोबर पर धुएं में पका होता है, न कि कोयले पर। यदि आप कभी तिब्बत में लोगों को गोवर्धन गोबर से खाना बनाते हुए देखें, तो इसे एक प्राचीन परंपरा देखने के रूप में समझें, और जो भी आप करें, इसे हल्के में न लें। यह एक अनोखा स्वाद अनुभव है। तो अगली बार जब आप तिब्बत जाएं और दीवारों पर गोवर्धन गोबर लगे हुए देखें, तो क्या आप इसे छूने का साहस करेंगे, या गोवर्धन गोबर के केक को चखने का मन होगा? कृपया अपने विचार टिप्पणियों में साझा करें। हालांकि इससे पहले कि आप यह सोचने लगें कि याक गोबर सबसे अच्छा पर्यावरण मित्र समाधान है, इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। हाल की शोधों से पता चला है कि तिब्बत में याक गोबर जलाने से हर साल वातावरण में 1000 टन से अधिक काले कार्बन का उत्सर्जन होता है। यह इस क्षेत्र में वैश्विक तापमान बढ़ने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। एक और दिलचस्प परंपरा है पोलियंड्री, जिसमें एक महिला सिर्फ एक पुरुष से नहीं बल्कि 2 या 3 से शादी करती है, जो अक्सर भाई होते हैं। जब एक महिला सबसे बड़े भाई से शादी करती है, तो छोटे भाई भी वयस्क होने पर उससे शादी करने की उम्मीद रखते हैं। सबसे बड़ा भाई सामान्यतः मुख्य पति और पिता का कर्तव्य निभाता है, जबकि छोटे भाई बच्चों के लिए चाचा की भूमिका निभाते हैं, चाहे जैविक पिता कोई भी हो। यह परंपरा व्यावहारिक विचारों से उत्पन्न हुई थी। भाइयों को एक पत्नी साझा करने की अनुमति देने से परिवारों को अपनी जमीन और संसाधनों को बनाए रखने में मदद मिलती थी, जो तिब्बत के कृषि आधारित समाज में महत्वपूर्ण था। संपत्ति को बांटने के बजाय इस प्रथा ने परिवार की एकता को बनाए रखने और उनके संपत्ति को संरक्षित करने में मदद की। आप पोलियंड्री के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि परिवार की एकता के लिए एक साथी को भाई के साथ साझा करना? मैं आपके विचार टिप्पणियों में सुनने के लिए उत्सुक हूं। हालांकि यह प्राचीन परंपरा अब अधिकांश तिब्बती युवाओं में गायब हो चुकी है। पोलियंड्री अब दुर्लभ हो गई है और मुख्य रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में बुजुर्गों के बीच देखी जाती है। तैयार हो जाइए। तिब्बत का आकाश दफनाने की परंपरा को दुनिया की सबसे अद्भुत अंतिम संस्कार परंपराओं में से एक माना जाता है। सामान्य दफनाने के तरीकों के बजाय तिब्बती अपने प्रियजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके शरीर को प्रकृति के पास लौटाकर जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक बनाते हैं। यह गहरी परंपरा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, में शव को पहाड़ी की चोटी पर रखा जाता है, जहां गिद्ध और प्राकृतिक तत्व उस आत्मा को अगले जीवन में संक्रमण करने में मदद करते हैं। यह समारोह तिब्बती लामाओं या भिक्षुओं द्वारा मृतकों के लिए प्रार्थनाओं से शुरू होता है। इस दौरान परिवार शव को साफ करता है और इसे सफ़ेद कपड़े में लपेटता है, जो पवित्रता का प्रतीक होता है। परिवार सभी गतिविधियां रोक देता है, न कोई काम, न कोई रोना, ताकि आत्मा शांति से प्रस्थान कर सके। एक बार प्रार्थनाएं समाप्त होने के बाद एक करीबी मित्र या रिश्तेदार शव को पवित्र दफन स्थल पर सुबह ले जाता है। दफन स्थल पर पहुंचने पर लामाएं अपनी प्रार्थनाएं जारी रखती हैं और आत्मा के मुक्त होने के लिए आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्रशिक्षित व्यक्ति, जिन्हें रोप्पा कहा जाता है, फिर अंतिम चरणों को पूरा करते हैं। जैसे ही गिद्ध आकाश में उड़ते हैं, यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा उनके साथ आकाश की ओर बढ़ती है, जो मृतक की अंतिम यात्रा का प्रतीक होता है। यह रीति रिवाज मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा निभाई जाती है और बाहरी लोग इसे देखना बहुत कम ही देखते हैं, जबकि यह परंपरा तिब्बत के बाहर के लोगों के लिए अपरिचित लग सकती है। यह प्रथा गहरी श्रद्धा के साथ निभाई जाती है और सभी वर्गों के परिवारों द्वारा पालन की जाती है।
चाहे वे अमीर हों या गरीब। कुछ परिवार इस परंपरा में व्यक्तिगत बदलाव भी करते हैं, जैसे शरीर को पानी से साफ करना या अतिरिक्त कपड़े जोड़ना। साथ ही आत्मा के शांति से यात्रा करने के लिए अतिरिक्त प्रार्थनाएं अर्पित करना। सिर्फ सीमा पार मंगोलिया में भी एक आकाश दफनाने की परंपरा है। तो इन दोनों परंपराओं की तुलना कैसे की जाती है और मंगोलियाई तरीका और प्रतीकात्मक रूप से क्या अधिक शक्तिशाली बनाता है? गहरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो मंगोलिया, जहां मेजबान अपनी बेटियों को, मेहमानों को पूरी रात गर्म रखते हैं। यात्रा वृत्तांत देखें। कल्पना करें एक ऐसे स्थान की जहां तापमान अक्सर -20 और -30 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरता हो। इस भूमि में जल स्रोतों की कमी और अस्थिरता होती है, इसलिए स्थानीय लोग, जो साहसी तिब्बती हैं, बहुत कम स्नान करते हैं, कभी कभी महीनों तक बिना स्नान किए। लेकिन चिंता न करें, आपको कोई अप्रिय गंध महसूस नहीं होगी। तिब्बत की विशाल खुली भूमि, जिसमें हर वर्ग किलोमीटर में केवल 3 लोग रहते हैं, इसकी गारंटी देती है। तिब्बत लगभग 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसकी जनसंख्या केवल 3 मिलियन से थोड़ा अधिक है। जब तिब्बती स्नान करते हैं तो वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। कुछ लोग क्षेत्र के गर्म पानी के झरनों में जाते हैं, जहां वे पूरे दिन स्नान करते हैं जब मौसम थोड़ा कम कठोर होता है। अन्य लोग रोजाना उपयोग के लिए पास की झीलों से पिघला हुआ बर्फ उपयोग करते हैं, और गहरे धार्मिक व्यक्ति ध्यान के लिए मठों में जाते हैं, जहां वे आध्यात्मिक और शारीरिक गर्मी प्राप्त करते हैं। जो परिवार वित्तीय रूप से बेहतर होते हैं, वे अक्सर ल्हासा या यहाँ तक कि चेंगदू जैसे शहरों में स्थानांतरित होते हैं, जहां हीटिंग सिस्टम आरामदायक जीवन स्थितियों की अनुमति देता है, जिसमें नियमित स्नान शामिल है। अब जब जीविका बनाने की बात आती है तो तिब्बती लोग संसाधनपूर्ण होते हैं। अधिकांश लोग पशुपालन में लगे होते हैं और याक उनका सबसे कीमती जानवर होता है। यह भव्य प्राणी, जिसका मोटा और लंबा कोट होता है, ऊंची और ठंडी जगह पर रहने के लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। दरअसल याक के फेफड़े एक सामान्य गाय के मुकाबले 3 गुना बड़े होते हैं, जिससे यह इन ठंडी परिस्थितियों में जीवित और फल फूल सकता है। याक तिब्बती जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका दूध और मांस भोजन प्रदान करते हैं। इसकी फर का उपयोग कपड़े, गलीचे और इंसुलेशन बनाने के लिए होता है, और यहाँ तक कि इसका गोबर सर्दी के महीनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अद्भुत बात यह है कि तिब्बत में लगभग 9 मिलियन याक हैं, जो मानव जनसंख्या से 3 गुना ज्यादा हैं। लेकिन तिब्बत में जीवन आसान नहीं है। जीवन यापन की लागत बहुत अधिक होती है, क्योंकि भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को दूसरे क्षेत्रों से आयात किया जाता है। यात्रा कठिन होती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं और ईंधन की कीमतें भी ऊंची होती हैं। मासिक जीवन यापन खर्च 200 से 3,000 अमेरिकी डॉलर तक होता है। यहाँ तक कि एक निजी घर किराए पर लेने की कीमत भी लगभग 400 अमेरिकी डॉलर प्रति माह होती है। सबसे ठंडे दिनों में, जब तापमान -10 या -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, तो बाहर समय बिताने को सीमित करना पड़ता है, ताकि ठंड से बचा जा सके और जमे हुए हवाओं का असर न हो। आखिरकार हम तिब्बत के पुलान जिले में स्थित कैलाश पर्वत के आसपास के आध्यात्मिक और संख्यात्मक रहस्यों की गहराई में जा रहे हैं। यह मंत्रमुग्ध करने वाला शिखर न केवल अपनी विशिष्ट पिरामिड जैसी आकृति के कारण वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और आध्यात्मिक खोजियों को सदियों से चकित करता है, बल्कि कुछ दिलचस्प संख्यात्मक संयोगों के कारण भी यह एक रहस्य बना हुआ है। कैलाश पर्वत 6,687 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है और यह साल भर चमकता रहता है। ऐसा लगता है जैसे यह तत्वों से अप्रभावित हो। स्टोनहेंज से कैलाश पर्वत तक की दूरी भी ठीक 6,687 किलोमीटर है। यही स्थिति कैलाश पर्वत से उत्तरी ध्रुव तक की दूरी पर भी है, जो फिर से 6,687 किलोमीटर है। और भी अजीब बात यह है कि कैलाश पर्वत से दक्षिणी ध्रुव तक की दूरी ठीक उसी से दोगुनी है, यानी 13,332 किलोमीटर। इन परफेक्ट संख्यात्मक संरेखणों ने कई लोगों को चौंका दिया है और विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या यह महज संयोग है या इन संख्याओं में कुछ और बात हो सकती है। कैलाश पर्वत और भी अद्भुत ज्यामितीय कनेक्शनों के केंद्र में लगता है। उदाहरण के लिए, दुनिया के 2 सबसे प्रसिद्ध पिरामिड, मैक्सिको का पिरामिड और मिस्र में खुफू का महान पिरामिड, कैलाश से एक सटीक गणितीय संबंध से जुड़े हुए हैं। मैक्सिको के पिरामिड और खुफू के पिरामिड के बीच की दूरी ठीक कैलाश से खुफू के पिरामिड तक की दूरी का 3 गुना है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि कैलाश पर्वत से ईस्टर द्वीप तक की दूरी स्टोनहेंज और कैलाश पर्वत के बीच की दूरी का 3 गुना है। इन चकराने वाली समानताओं ने संख्याविदों को मोहित कर लिया है।
जो मानते हैं कि 6,687 का नंबर विशेष महत्व रखता है और यह इस पवित्र पर्वत से संयोग से नहीं जुड़ा हुआ है। क्या कैलाश पर्वत वास्तव में पृथ्वी का वास्तविक केंद्र है, जिसमें ऐसी शक्तियां हैं जो स्थान और समय को मोड़ सकती हैं? अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी जो वीडियो आपके स्क्रीन पर है उसे क्लिक करें। मुझे यकीन है कि आपको यह कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहेंगे। देखने के लिए बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।